जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर के बारे में। और दोस्तों ये आज करंट अफेयर जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं अपने वीडियो के स्टार्ट में हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आप यूपीपीसीएस किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 17 मार्च को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए दोस्तों। ये घटना चक्र का बुक है और घटना चक्र का बुक कितना इंपॉर्टेंट है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हर एक सवाल को डीपली हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको जून से लेकर 2023 जून से लेकर 2024 जनवरी तक का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 2024 में कोई भी एग्ज़ाम दें और 2025 में भी अगर कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल बात करेंगे कि 31 अक्टूबर 2023 को किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर और कोझिकोड, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि नए शहरों को शामिल करने की घोषणा जो है, ये जो भी हम लोगों ने बात किया, ये 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर हुआ। विश्व शहर दिवस के अवसर पर तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस भी अ, होता है, या फिर कह सकते हो कि मनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि कितने शहर इसमें शामिल किए गए, ठीक है। तो विभिन्न क्रिएटिविटी क्षेत्रों के लिए नामित शहरों की संख्या इसमें टोटल है 55, ठीक। इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से क्षेत्र से मतलब या कौन कौन से क्षेत्र से जो शहर है उसको शामिल किए गए हैं। तो उसमें दोस्तों नाम आता है शिल्प और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। इन सभी क्षेत्रों से शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है। और इसमें दो भारतीय शहर हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया, ग्वालियर जो कि संगीत के लिए है और कोझिकोड जो कि साहित्य के लिए है। तो इतना कुछ आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि यूनेस्को के बारे में, तो ये इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस में, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल परीक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसका उद्घाटन दोस्तों 25 अक्टूबर 2023 को हुआ है वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। और इसका उद्घाटन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी साहब द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य, इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना, ठीक। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए आपको। अगला सवाल, 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अब कहा कि इफ्को के नैनो डीएफपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को के नैनो डीपीएफ तरल संयंत्र का लोकार्पण किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलोल, ठीक है। तो लोका अर्पण हुआ 24 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पर हुआ, तो गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में हुआ। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ पर है, तो गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह साहब के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये जो दोस्तों कलोल है, ये किसकी इकाई है, तो दोस्तों ये ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लो कि 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इफ्को की कलोल इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण भी किया था। तो इतना कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 4 4 पॉइंट है। इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में अगर नहीं दिख रहा हो तो ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी, यानी कि अगर हम बात करें तो रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में चारों पॉइंट सही है। अब एक एक पॉइंट करके हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट है 26 अक्टूबर 2023 को इंडियन ऑयल की प्रादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल्स लॉन्च किया गया। तो ये चीज़ सही है, चीज़ ध्यान देना। रेफरेंस फ्यूल्स गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा, ये भी सही है। और तीसरा है रेफरेंस गैसोलीन ईंधन का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा, ये भी सही है। और चौथा है रेफरेंस डीजल ईंधन का उत्पादन पानीपत रिफाइनरी में होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इतना कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा में पॉइंट जोड़ देता हूँ, थोड़ा विस्तार से और बात कर लेंगे, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। कभी पूछ रहे कि लॉन्च कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 2023 को लॉन्च करता है, यानी कि इसको लॉन्च किसने किया, तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC के द्वारा। और उत्पादित कभी पूछ ले दोस्तों, तो इसका होगा कि पारादीप और पानीपत रिफाइनरी द्वारा, ठीक है। और कभी ये पूछ ले कि रेफरेंस फ्यूल्स उपलब्ध होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैसोलीन यानी कि
पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा। ठीक है, इस ईंधन का उपयोग कहाँ होगा, मतलब इसका ईंधन का उपयोग कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो भी मैंने बताया, उसकी स्थापना कब हुई, तो इतना मालूम होना चाहिए कि उसकी स्थापना 1559 में हुई थी। ठीक है, तो मैं मोटे मोटे तौर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। इस सवाल में पूछा गया 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, ध्यान देना, को डी नोवे डिमांड इंस्टीट्यूट घोषित किया। यह संस्थान कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1878 में। ठीक, अगला सवाल, अक्टूबर 2023 में जारी फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है या पूछा गया नहीं है, तो ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि रेटिंग्स में डूंजो और ऊबर ने 10 में से 0 अंक प्राप्त किया, ये बात जो है सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी अपने आप सही हो जाएगा, यानी कि ए में क्या है, इस वर्ष की रिपोर्ट श्रमिक अलगाव विषय पर आधारित है, ये बात सही है। दूसरा यानी बी है, इस वर्ष फेयर वर्क परियोजना ने भारत के 12 प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन किया, भी सही है। और तीसरा सी है कि इस रेटिंग्स में बिग बास्केट 10 में से 6 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि फेयर वर्क इंडिया रेटिंग जो 2023 से ये कब जारी किया गया, तो अक्टूबर में जारी किया गया है 2023 में, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। और ये कौन सा रिपोर्ट है, मतलब कौन सा स्थान की रिपोर्ट, तो ये इस बार का 5वां रिपोर्ट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मतलब प्रस्तुत किया जाता है, तो दोस्तों भारत में डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्मों पर प्लेटफॉर्म श्रमिकों की कार्य स्थितियों का फेयर वर्क प्रोजेक्ट का वार्षिक अध्ययन, यानी कि यहाँ पर किसके द्वारा नहीं, मुझे माफ़ करिए, यहाँ पर ये बात किया जा रहा है कि किसके ऊपर ये रिपोर्ट पारित किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस वर्ष का जो रिपोर्ट है वो उस पर, मतलब इस वर्ष का जो रिपोर्ट है वो किस पर आधारित है, तो इस वर्ष का रिपोर्ट और श्रमिक अलगाव पर आधारित है। तो ये चीज़ ध्यान देना, क्या होगा, श्रमिक अलगाव। तो कभी कभी किस पर आधारित है ये चीज़ पूछ लिया जाता है। ठीक है, और 12 प्लेटफॉर्म के बारे में जो हम लोगों ने बात किया कि मूल्यांकन में शामिल 12 प्लेटफॉर्म में कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है बिग बास्केट, ब्लू स्मार्ट, स्विगी, अर्बन कंपनी, जोमेटो, जेप्टा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, फ्लैक्स, डुंजो, ऊबर, ओला और पोर्टर। ठीक है, और रेटिंग्स के मामले में बिग बास्केट जो है 10 में से 6 नंबर उसको मिले हैं। ठीक है, तो इतना कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में कौन सा सही है ये जानते हैं। पहला पॉइंट में 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। अब इन दोनों पॉइंट में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी केवल पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यानी कि इसका जो ये जो है, यानी दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो आयोजित किया गया, ये 30 से 5 नवंबर के बीच आयोजित किया गया, ये बात सही है। कहाँ आयोजित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कभी पूछ ले इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतना कुछ देखो, इतनी चीज़ों आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें दोस्तों कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। तो कभी ये भी सवाल बना के पूछ ले, तो इतना आप सुन रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री साहब ने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी किया। ठीक है, इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सवाल, नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिव नाडर। ठीक है, देखो जो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस सवाल को एक बार वीडियो को रोका करो और एक बार खुद भी पढ़ा करो, जाना करो। मेरा काम है समझाना और आपको सही उत्तर बताना, लेकिन आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने सवाल के प्रति। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 जो जारी किया गया है, ये कब जारी किया गया है, तो यहाँ पर लिखा है नवंबर 2023 को। और किसके द्वारा जारी किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एडलगिव फाउंडेशन एवं हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, इस सूची में देश के 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। और इस सूची में
CL टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक शिव नॉडर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 2022 और 2023 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान किए। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुकेश अंबानी का उत्तर लगा दें, तो ये चीज़ गलत है, ध्यान देना। शिव नॉडर सही है, ये चीज़ ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और इनका इनका पहला स्थान है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो इनका आ जाएगा अजीम प्रेम जी, इन्होंने 1774 करोड़ रुपए दान किए। और बात करें अगर मुकेश अंबानी साहब का, तो इन्होंने 376 करोड़ रुपए दान किया और इनका स्थान है 3, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देना, हो सकता है कभी पूछ ले और आप सभी को मालूम ना रहे। देखो, जो जेरोधा के संस्थापक हैं नितिन कामत साहब और निखिल कामत साहब, उन्होंने 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए। तो कभी ये भी पूछ ले सबसे कम उम्र के दानदाता, तो जी ध्यान देना कि एक मिनट, जो जेरोधा के जो संस्थापक हैं यानी कि नितिन कामत और निखिल कामत साहब ने 110 करोड़ रुपए दान किए और सबसे कम उम्र के दानदाता बने, ठीक। अगला सवाल, ये सब सवाल यूपीपीसीएस में तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है। अक्टूबर 2023 में 9वां G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये कब आयोजित किया गया? तो 13 से लेकर 14 अक्टूबर तक, ठीक। इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर? तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने, ठीक है। इसमें G20 देशों के अलावा अन्य 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए कि G20 के अलावा भी 10 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें भाग लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतना तो कम से कम आपको इतना कुछ तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे अब अगले सवाल पर। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम UAPA 1967 की इस धारा के अंतर्गत विधि विरोध संगठन घोषित किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी धारा 3(1), ठीक है। अब कब घोषित किया? तो 5 अक्टूबर 2023 को, ये चीज़ ध्यान देना। अक्टूबर लिखा है लेकिन यहाँ 5 लिख लो, तो 5 अक्टूबर 2023। और घोषित करता यानी गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और किसके अंतर्गत इसको मतलब घोषित किया गया? तो जैसा कि सवाल में लिखा है कि विधि विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत, ठीक है। तो इतना कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इस क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि दोस्तों ये भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देता था, ठीक है। तो इतना तो कुछ आपको कम से कम मालूम होना चाहिए इसके बारे में। अगला सवाल, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। ये बात गलत है, ठीक है। 31 में नहीं फैला हुआ है। तब कितने में फैला हुआ है? तो 21 एकड़ फैला हुआ है, ना कि 31, ठीक है। अब थोड़ा इसका मतलब ये गलत है, तो मतलब A, B, D ये तीनों पॉइंट सही होगा, ठीक। अब थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं। भूमि पूजन हुआ 5 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पर हुआ? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। इसमें लागत हुआ है 100 करोड़ रुपया। और जैसे मैंने बात किया कि कितने दूर में ये विस्तृत होगा, तो 21 एकड़ में जो मूर्ति होगी, ठीक है, वो 52 फीट ऊंचा लंबा हो, मतलब 52 फीट ऊंची मूर्ति होगी और कांस्य निर्मित मूर्ति होगी, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कभी ये पूछ ले कि रानी दुर्गावती जी के बारे में पूछ ले, तो ध्यान देना कि 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी, ठीक है। और इसी के सिलसिले में यानी कि जब ये भूमि पूजन ये सब चीज़ें हुआ, तो उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री साहब ने सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया, ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती की 500 जयंती पर, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी 19,260, ठीक है। तो इसका शिलान्यास कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2023 को, जैसा लिखा हुआ है बजट, मतलब यानी कि कितना उसमें लागत राशि, तो 19,260, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या मतलब लोकार्पण क्या क्या इसमें है, क्या क्या शामिल है इसमें? तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना तो कम से कम आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया लोकापड़, जिसे जो हमने बताया अभी कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे, ठीक है। अच्छा, किस किस चीज़ का शिलान्यास किया, तो उसमें हो जाएगा जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।